नमस्कार छात्रों, आप सभी का जीजीआर रैंकर्स एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि भाई आपने देखा होगा, हमने ये नया बैच लॉन्च किया है, सफलता बैच। इस बैच का मकसद केवल सफल होना ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि अच्छे नंबरों के साथ सफल होना है। तो हमने ये बैच की स्टार्ट किया है, सफलता बैच कक्षा 10 के लिए। जैसा कि मैं रविंद्र कुमार आपको साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान। इसका पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला चैप्टर है प्रकाश तरंगे व तरंगों के प्रकार। मतलब पहला चैप्टर तो ये है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स नॉलेज है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए भाई, हम देखते हैं आगे क्या है। वैसे तो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। वैसे तो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगों के रूप में काम करता है, कण के रूप में काम करता है, तो ये चीजें हम पहले जानेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या है आगे। प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा कि भाई इसमें नंबर 1 है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा तो है, लेकिन इसके माध्यम से हमें वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। और भाई प्रकाश ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं क्या। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे ये तरंगे क्या होती हैं। तो तरंगे बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे क्या है भाई? तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं भाई? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। दूसरी क्या है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। और तीसरी क्या है? पदार्थ तरंगे। तीसरी क्या है? पदार्थ तरंगे। तो पहले हम जान लेते हैं यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे क्या है भाई? जैसे ध्वनि तरंगे है ना। किसी तालाब में पत्थर फेंकने से पानी पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, जो गोल गोल बनती हैं, वो भी क्या है? वो भी एक तरह से आंतरिक तरंगे हैं। भूकंपी तरंगे, ये सारी क्या है? ये होती है आंतरिक तरंगे। बेतरंगे जिन्हें बेतरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो होती हैं आंतरिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात क्या होता है? निर्वात वही वो होता है जहां हवा न हो। एक ऐसा मान लीजिए, एक कमरा ले लीजिए जिसमें से हवा हवा निकाल दी जाए, तो जिस उसमें जो माध्यम उत्पन्न होगा वो होगा निर्वात। जैसे उदाहरण के तौर पे ध्वनि तरंगे। नंबर 2, पानी में पत्थर फेंकने से
पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें, जब हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? जैसे भूकंपीय तरंगें, दोनों तरंगें क्या हैं? यांत्रिक तरंगें। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें क्या हैं? यांत्रिक तरंगें। भूकंपीय तरंगें क्या हैं? यांत्रिक तरंगें। तो ये क्या होती है? ये होती है यांत्रिक तरंगें। अगली है अगली होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। देखने में ये लग रहा होगा कुछ ये अजब सी चीज है, लेकिन इसको इसकी और एक और अलग डेफिनेशन होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो तब भी चलती है, माध्यम नहीं हो तब भी चलती है। तो मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पर लिख देता हूं, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो तरंगें होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगें और एक होती हैं चुम्बकीय तरंगें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो होती है यांत्रिक तरंगें। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये कई प्रकार की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कई प्रकार की मतलब 7 प्रकार की होती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रेडियो तरंगे। नंबर 1 रेडियो तरंगे। नंबर 2 सूक्ष्म तरंगे। नंबर 3 अवरक्त तरंगे। क्या हो रहा है ये? नंबर 3 अवरक्त तरंगे। नंबर 4 गामा तरंगे। नंबर 5 एक्स तरंगे। नंबर 6 प्रकाश तरंगे। इनको कहते हैं दृश्य दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। नंबर 7 परावैंगनी तरंगे।
तो भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 तरह की होती हैं। पहली होती है रेडियो तरंगें, दूसरी सूक्ष्म तरंगें, तीसरी अवरक्त तरंगें, गामा तरंगें, प्रकाश तरंगें और परावैंगनी तरंगें। तो ये प्रकाश तरंगें हैं, हमारे सिलेबस में ये वाली हैं, दर्श प्रकाश, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तरंगें तो 7 तरह की होती हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस दिया है क्लास 10th का फिजिक्स में, केवल हमें इसमें इसके बारे में पढ़ना है, केवल इसके बारे में, और हमारे ये सिलेबस में नहीं दी गई है। भाई थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो रेडियो तरंगें होती है, रेडियो तरंगें, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि रेडियो तरंगें और इनकी आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है। संबंध भाई ये होता है कि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होती है। अब जैसे मैं कहता हूं कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, सॉरी, हाँ, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मतलब तरंगों में सबसे अधिक। तरंगों में सबसे अधिक। तरंगों में सबसे अधिक। अरे क्या हो रहा है? सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट, रेडियो तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है। अच्छा, तो हम ये तो हमें मालूम पड़ गया कि किन तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और किन तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सॉरी, किन तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और किस तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति सबसे कम होती है। ऐसे ही हम ये जान लेंगे पहले कि किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य, सॉरी, गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य
गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। तो अभी अभी हमने बताया था कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जिस जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ऐसे इसमें कि गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसका मतलब ये है कि गामा तरंगों की आवृत्ति क्या है, सबसे अधिक होती है। तो गामा तरंगों की आवृत्ति गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अच्छा, जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम निरूपित करते हैं लैम्डा से। किससे निरूपित करते हैं? लैम्डा से। इसका मतलब ये है कि किसी तरंग दैर्ध्य की तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, मान लो ये है लैम्डा, इसको करते हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, और जो आवृत्ति होती है उसको करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को निरूपित करते हैं हम लैम्डा से, और आवृत्ति को निरूपित करते हैं म्यू। किससे करते हैं? म्यू से। कुछ कुछ इस तरीका होता है म्यू से। कहीं कहीं हमने कहा होगा इसको एफ से भी करते हैं, एफ से। तो इसका मतलब इसमें यह है कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ये है उस अच्छा, ये तो रहा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में संबंध, कि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। ऐसे ही एक संबंध और होता है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और ऊर्जा में। संबंध ये होता है कि जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। मैं मान लेता हूं जैसे कोई भी तरंग है उसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरंग की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। इसमें क्या संबंध होता है कि आवृत्ति और ऊर्जा में समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती मतलब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति घटाएंगे तो ऊर्जा भी घटेगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है प्रकाश? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद हमने पढ़ा जो तरंगें होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर पहली होती है यांत्रिक तरंगें, दूसरी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और तीसरी होती है पदार्थ तरंगें। तो हमने इसके बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अभी क्या बचा है बाकी? पदार्थ तरंगें। इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ेंगे आगे।
इससे आगे हमने क्या पढ़ा, इसके आगे हमने ये पढ़ा कि यांत्रिक तरंग क्या होती हैं। यांत्रिक तरंग क्या होती हैं भाई, जिन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो तरंगें क्या होती है, यांत्रिक तरंगें। जैसे ध्वनि तरंगें, पानी में पत्थर फेंकने से पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें, भूगर्भ तरंगें, इनके बारे में पढ़ा। और थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जिस विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जो जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर ऐसी तरंगें जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत, वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये भी तरंगें 7 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये भी तरंगें क्या है, 7 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है रेडियो तरंगें, अवरक्त तरंगें, एक्स तरंगें, परावैंगनी तरंगें, प्रकाश तरंगें। ये क्या है, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इनके बारे में पढ़ा। इनके बारे में क्या पढ़ा हमने, इसके बारे में ये पढ़ा कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी उस तरंग की ऊर्जा भी अधिक होगी। ये हमने पढ़ा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, और मुझे लगता है आप लोगों को ये पढ़ के अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लायक नहीं है, मतलब जो पढ़ने की फीस अदा नहीं कर सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इस चैनल से पढ़ें, उनको भी हेल्प मिले। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।